जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मास्टर जियान को रोकने की कोशिश करते और उसे बोलते कि तुम्हें अपना पूरा कल्टीवेशन करना चाहिए, अगर तुम अपनी फैमिली को बचाने जाते तो तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेज खराब हो जाएगी, और वैसे भी तुमने अपनी फैमिली के लिए 3 साल ऑलरेडी वेस्ट कर लिए हैं, क्या तुम अभी भी अपनी फैमिली के लिए और भी अपनी साल वेस्ट करना चाहते हो? तभी जियान रिप्लाई देता है और अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और बोलता है, हाँ मैंने अपनी लाइफ के 3 साल वेस्ट कर लिए हैं, पर मैंने उन 3 सालों में बहुत कुछ देखा जो मेरी फैमिली ने मेरे लिए किया है, इसलिए ये सब चीजें मेरे लिए इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। और फिर वो मास्टर की रिंग को एक पत्थर के ऊपर रख के वहां से जाने लगता है। ये सब सुनकर मास्टर भी थोड़ी सी अपसेट हो जाते हैं और अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर हैंग फेंग ने मास्टर को मार डाला था। और मास्टर बोलते शायद तुमने अपनों से धोखा नहीं खाया, अगर तुमने अपनों से धोखा खाया होता आज जो तुम बोल रहे हो वो कभी नहीं बोलते। और वहीं पर मास्टर अकेले खड़े रह जाते और फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें जियान के फादर दिखाए जाते हैं जहाँ पर अभी भी उनकी अच्छी खासी धुलाई हो रही है। तभी जियाली कबीले का लीडर उनके ऊपर अपना स्पेशल अटैक करने वाला ही होता है और उनको खत्म करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है जियान और वो चिल्लाता रुक जाओ। तभी वो जियाली कबीले का लीडर अपने अटैकों को साइड में कर देता है और वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि जियान ने उसके लड़के को पकड़ रखा था। और जियान भी अपने फादर को जाने को बोलता है और साथ ही जियाली कबीले के लीडर से बोलता है तुम जाओ फैमिली को छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, अगर तुम नहीं जाते तो मैं तुम्हारे लड़के को मार दूंगा। तभी जियाली कबीले के लीडर के लड़के को होश आ जाता है और वो चिल्लाता है पापा मुझे बता लो। तभी जियाली कबीले का लीडर थोड़ा सोचता है और बोलता है बच्चा तो मैं फ्यूचर में और भी पैदा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर अभी बहुत सारा स्टेमिना बाकी है, पर मुझे फ्यूचर में जीव कबीले को हराने का मौका कभी वापस नहीं मिलने वाला है क्योंकि भूटान सिटी बहुत ही छोटी सिटी है, इसके अंदर 3 ही फैमिली रहती है, इसलिए इस चांस को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। आज मैं जीव फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरीके से इस फैमिली को मार डालूंगा। और फिर वो अपनी दुई से एनर्जी अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है, पर जियान वहां से हट जाता है और सारे अटैक जाकर उसके लड़के को लगते हैं। फिर वो जियान के फादर के पास जाता है, फिर वो पकड़ के अच्छे से तोड़ता है जियान के फादर को और उठा के फेंक देता है। अब बारी थी जियान की, फिर वो जियान के ऊपर अपना स्पेशल अटैक बनाने लगता है और जियान से बोलता मर साले, और वो अपना अटैक जियान के ऊपर कर देता है। तभी जियान के फादर बीच में आके खड़े हो जाते हैं और ये सब देखकर मास्टर को अपनी वाली याद आ जाती है जहाँ पर मास्टर ने हैंग फेंग को बचाने के लिए वो आगे खड़े हो गए थे और उसके बाद हैंग फेंग ने उनको मार डाला था। पर यहाँ का माहौल पूरी तरीके से डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पर हमारा ठरकी हीरो था, उसके फादर को अटैक लगता उससे पहले जाकर जियान खड़ा हो जाता है और वो अटैक जाकर जियान में लगता है, जिस वजह से जियान काफी ज्यादा दूर गिरता है और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। जियान के फादर जियान को देखने के लिए जा रहे होते तभी जियाली कबीले का हेड आता है और उन्हें फिर से तोड़ना बजाना स्टार्ट कर देता है। जियान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वहीं पर उसके फादर को वो बुरी तरीके से मार रहा होता है जिस वजह से उनके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलने लगता है। पर उनकी हालत खराब होने के बाद भी उनको अभी भी अपने लड़के जियान की फिक्र थी। सेम जियान को भी अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसके सामने जियाली कबीले का लीडर उसके फादर को बुरी तरीके से लातों से मारने में लगा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी जियान के पास आ जाते मास्टर और मास्टर बोलते बच्चे चलो इस लल्लू को दिखाते ये किसके चेले से पंगा ले रहा है ये, और फिर मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर जियान को दे देते हैं और वहीं पर जियाली कबीले का हेड जियान के फादर को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है ठरकियों में ठरकी जियान ठरकी की, उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और उसे अच्छे से घुमा के एक धर के लात देता है जिस वजह से वो उड़ते हुए जाता है और जमीन पे गिर जाता है। फिर जियान वहीं पे जाके लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी मार मार के बॉल बना देता है। पर जो जियान ने मास्टर की स्पिरिचुअल पावर ले रखी थी उस वजह से जियान की बॉडी से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने अभी तक अपनी दुई को रिफाइन नहीं किया था, इस वजह से उसकी बॉडी अलग अलग जगह से चटकने लगी थी। तभी मास्टर जियान से बोलते कि तुम्हें अपना कल्टीवेशन करना चाहिए, अगर तुम कल्टीवेशन नहीं करते तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हें इसी बीच अपना कल्टीवेशन बहुत ही जल्दी खत्म करना होगा। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक सीड बना दूंगा जिस वजह से तुम्हारे ऊपर इसके अटैकों का कोई भी असर नहीं होगा। जियान भी मास्टर की बातों से फुल सहमत होता है, वो भी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। मास्टर भी जियान के चारों तरफ अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक सील्ड बना देते हैं जिस वजह से जियाली कबीले के हेड के सारे अटैक मास्टर की सील्ड बहुत ही आसानी से रोक लेती है। जियान का कल्टीवेशन भी काफी अच्छा चला था, वो काफी ज्यादा एनर्जी ले रहा था बाहर से, साथ ही वो अच्छे से रिफाइन भी करने लगा था और वो अपने छोटे के फ्लैशबैक में भी चला जाता है और वो अपने छोटे की यादों को सोचने लगता है, नायान के साथ हुआ वो भी सोचने लगता है। तभी जियाली कबीले का हेड एकदम से भड़क जाता है और अपना स्पेशल अटैक चार्ज करने लगता है और जियान के ऊपर कर देता है। जैसे वो अटैक सील्ड से टकराता है पूरी सील्ड एक ही बार में टूट जाती है, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। पर जियाली कबीले के हेड ने थोड़ी सी देर कर दी क्योंकि जियान का कल्टीवेशन पूरा हो चुका था। तभी वहां से धूल छटती है और हमारा हीरो दिखाई देता है और साथ ही जियान की मुंह दिखाई भी हो चुकी थी और जियान को देखते ही जियाली कबीले के हेड की पैंट में सुसु निकल जाती है। तभी जियान मास्टर से कहता है मास्टर थोड़ा सा जरा देना, इसको थोड़ा सा असली पावर का मजा चखा दूं। तभी जियान स्पिरिचुअल पाम अटैक उसके ऊपर कर देता है और इसी अटैक के साथ जियाली कबीले का लीडर की कहानी बाय बाय टाटा गुड बाय गया। पापा उसकी आंखें खोलते वो देखते हैं जियान से पूछते हैं जियान बेटे तुम ठीक तो हो ना? जियान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और जियाली कबीले के हेड को हराने के लिए मेरे टीचर ने मेरी मदद की है। यह सुनती जियान के फादर यहाँ वहाँ देखने लगते और बोलते कहाँ है तुम्हारे टीचर, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे हमारे मास्टर की आवाज आती है और वो बोलते हैं मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे तुम्हारे लड़के को बोलना चाहिए। ये छोटा लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए मुझे कुछ टाइम के लिए इसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाना होगा, बस इसको मेरे साथ भेज दो। जियान के फादर भी फुल सम्मान के साथ मास्टर को ग्रीट करते और बोलते हैं जी आज से आपका चेला है, आप जैसा बोलोगे वो
वैसे ही करेगा। और फिर कैमरा एंगल थोड़ा सा पीछे जाता है, फिर हमें खड़ी दिखाई देती है बैटल टू द एवन की डॉन, मतलब यूनर। और वहाँ पर यूनर की बॉडीगार्ड लिंग यान भी बैठे हुए थे और वो बोलते ये सब मेरी गलती है, पर मैं सामने आकर भी उन लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अपन लोग एंशिएंट कबीले से आते हैं और अपन लोग जीव फैमिली के मेट्रो में नहीं घुस सकते हैं। मतलब यूनर और लिंग यान ओपनली आकर जियान की फैमिली की मदद नहीं कर सकते हैं और लिंग यान भी यूनर को मना करते इन लोगों के बीच में घुसने से। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जियान अभी ठीक ठाक है, अगर उसको कुछ भी हो जाता तो फिर मैं तुम्हारे खानदान को भी नहीं छोड़ती। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें मास्टर और चेले दिखाई देते जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और जियान मास्टर को थैंक यू बोल रहा होता है और कहता है कि मास्टर आपने जो मेरी मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर भी जियान से बोलते ऐसा कुछ नहीं है, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे तुम्हारी जरूरत भी है। ये सुनते ही जियान बोलते आपको मेरी क्या जरूरत है, आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो सोल फॉर्म में। तभी मास्टर जियान को रिप्लाई देते और बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि मेरी सोल नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल है, पर मैं हूँ तो अभी एक सोली, एक मरी हुई बॉडी की, इसीलिए तुम्हारी मुझे जरूरत है क्योंकि मैंने जो तुम्हें हेवनली फ्लेम के बारे में बताया था, अगर तुम उनको ले लेते हो और उनको रिफाइन करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हो और तुम्हारे पास मल्टीपल हेवनली फ्लेम्स होती हैं तो तुम मेरे लिए एक बॉडी रिफाइन कर सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सब सुनते जियान थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है मास्टर ये सब कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? तभी मास्टर बोलते हैं हाँ ये थोड़ा खतरनाक तो जरूर है, पर ये तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा, पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारी इज्जत होगी। और जो नायन थी जो तुम्हारी बेइज्जती करके चली गई है क्योंकि तुम अभी कमजोर हो, पर फ्यूचर में जब तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम होंगी तो ये सब बड़ी सेक्ट वाले लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और साथ ही तुम मेरी सोल के लिए एक बॉडी रिफाइन कर सकते हो जिसकी मदद से जो मेरे अधूरे काम रह गए मैं उनको पूरा कर पाऊंगा। तभी वहां से 2 स्क्रॉल बाहर निकालते दाऊ टेक्निक के और जियान को बताते जो रेड कलर का स्क्रॉल है नॉर्मल फ्लेम की दाऊ टेक्निक है, पर जो ब्लैक कलर का स्क्रॉल है वो फ्लेम मंत्रा की दाऊ टेक्निक का स्क्रॉल है। मास्टर कुछ और बोलते उससे पहले जियान ब्लैक कलर का स्क्रॉल ले लेता और बोलते मास्टर चलो ठीक है करते हैं धमाका, क्योंकि मास्टर आप बिल्कुल सही बोले, बिना पावर के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा और वैसे भी मैं फ्यूचर में फ्लेम मंत्रा नहीं सीख पाता तो आप मुझे रेड कलर का स्क्रॉल तो वापस दे ही दोगे ना। तो मास्टर एक प्यारी स्माइल देते और बोलते हैं चलो 1 महीने तुम अपनी फैमिली के साथ बिता लो और अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के साथ, उसके बाद अपन लोग यहाँ से निकलेंगे। ऐसे 1 महीना बीत जाता है, फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान जाने वाला होता है और यूनर और जियान आपस में बातें कर रहे होते हैं। यूनर जियान से बोलती है अब तुम्हारा कल्टिवेशन भी सही हो चुका है और साथ ही तुम्हारी दुकी भी वापस आ चुकी है, अब आप जीना अकेडमी में जाओगे तो आप फर्स्ट क्लास में रखे जाओगे क्योंकि आप फिर से एक टैलेंटेड इंसान बन चुके हो। तभी जियान यूनर से बोलता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं जीना अकेडमी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैंने 3 ईयर एग्रीमेंट साइन कर रखा है नायान से, इसलिए मुझे 2 साल में काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा और नायान को हराना होगा। तभी यूनर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए बोलती है तुम्हारी यूनर के पास भी ऐसी पावर है जो नायान को हरा सकती है बहुत ही आसानी से। तभी जियान यूनर को बड़े प्यार से देखता है और अपने गले से लगा लेता है और बोलता है मैंने रास्ता ढूंढ लिया कि मैं कैसे पावरफुल हो सकता हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी जीना अकेडमी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस तुम मेरा वहाँ पे इंतजार करना। तभी वहाँ पे जियान के फादर आ जाते हैं और जियान से बोलते हैं तो तुम फाइनली आज यहाँ से जा रहे हो? जियान भी हान बोलता है और बोलता है कि मास्टर मेरा वेट कर रहे हैं सिटी के बाहर। इसके बाद बेटा और पिता थोड़ी सी और बातें करती और जियान वहाँ से चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीजन 1 फिर से क्यों बनाया गया। आप सभी को लगता हुआ कि क्यून मेडुसा बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, बिल्कुल भी नहीं, क्यून मेडुसा बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं है। यूनर क्यून मेडुसा से काफी ज्यादा ओवर पावर है। वो जियान से भी ये बोली थी कि मेरे पास भी आइडिया कि मैं नायान को हरा दूंगी, तो उसके पास पता क्या आइडिया था, वो पूरे मिस्टी क्लाउड सेट को तबाह कर डालती। ये यूनसेन वगैरह ये सब उसके सामने बच्चे हैं। लिंगयान जैसा पावरफुल वॉरियर भी उसके सामने घुटनों के बल बैठा रहता है, अपना सर भी नहीं उठा पाता यूनर के सामने। उसकी रियल स्ट्रेंथ दाऊ जोंग 3 स्टार है जो कि बहुत ही आसानी से पूरे मिस्टी क्लाउड सेट को तबाह कर सकता है। मास्टर के पास जब बॉडी थी तब मास्टर भी दाऊ जोंग के 3 स्टार पर थे, तो आप समझ चुके हैं कि यूनर कितनी बड़ी तोप है बैटल टू द एवन में। वो कितनी ज्यादा पावरफुल उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसे लेवल से भी फर्क नहीं पड़ता है। उसे अपना लेवल बढ़ाना है तो बढ़ा लेती, नहीं बढ़ाना तो नहीं बढ़ाती है। उसे फर्क नहीं पड़ता डाउ वांग, डाउ लिंग, डाउ जोंग, कोई से लेवल से फर्क नहीं पड़ता। और ये सब चीजें आपको सीजन 5 में क्लियर हो जाएंगी कि यूनर एक मामूली लड़की नहीं है। और बैटल टू द एवन वालों को भी पता था कि यूनर कोई मामूली कैरेक्टर तो है नहीं है, इसलिए 3 एपिसोड बनाए गए और यूनर की रियल साइड दिखाई गई। पहले वाले सीजन 1 में यूनर को एक नॉर्मल लड़की की तरह दिखाया गया था, उसकी रियल साइड नहीं दिखाई गई। अगर रियल साइड दिखा देते तो और कैरेक्टर को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि बैटल टू द एवन तो लड़कीबाजी से ही चल रहा है ना। तो चलो यहीं पे ये वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो